हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी में। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B में बताया गया है। तो संविदा के लिए केवल प्रस्ताव देना ही काफ़ी नहीं होता, उसे स्वीकार करना भी आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव को अपनी सहमति देता है तो उसे एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति कहा जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B के अनुसार प्रस्ताव स्वीकार होते ही वह प्रॉमिस यानी वचन बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वीकृति क्या होती है, इसके क्या महत्वपूर्ण नियम होते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यानी प्रस्ताव स्वीकार करने की सूचना और महत्वपूर्ण केस लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। स्वीकृति एक्सेप्टेंस संविदा निर्माण के लिए प्रस्ताव के पश्चात अगर दूसरा आवश्यक कोई तत्व है तो वह है स्वीकृति। क्योंकि जब कोई सामने वाला आपको प्रस्ताव देगा तो सामने वाले से भी तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, स्वीकृति आनी चाहिए कि आपने उसको कुछ चीज बोली है तो उसे मंजूर है वो बात या नहीं मंजूर है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है, ठीक है, एक प्रस्ताव देने वाला और एक प्रस्ताव स्वीकार करने वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं स्वीकृति। तो ये किसी भी संविदा का निर्माण दो जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके साथ में मिलकर पूरा होता है, वो है एक्सेप्टेंस और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस यानी प्रस्ताव और स्वीकृति। विल्सन ने इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ में वही संबंध होता है जो माचिस की जलती हुई तीली का बारूद से भरी हुई गाड़ी के साथ होता है। अर्थात जब एक तीली बारूद में नहीं लगाई जाती है वह विस्फोट नहीं करता है। ठीक है, यानी जब तक कि आप किसी को प्रपोजल नहीं देंगे और उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है, आपने प्रपोजल दे दिया कि आप मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या, अब सामने वाला ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा तो उसकी इच्छा है गाड़ी खरीदने की या नहीं खरीदने की। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्वीकृति बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी संविदा को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए। वैसे ही जब तक कि कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है तब तक प्रस्ताव प्रतिज्ञा में परिवर्तित नहीं होता है और पक्षों में वैधानिक अधिकार और दायित्वों का जन्म भी नहीं होता। ठीक है, जब तक कि आप किसी को ऑफर नहीं देंगे, सामने से एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो कोई दायित्व का निर्माण ही नहीं होगा। नाउ सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव पूरी तरह और बिना किसी बदलाव के मान लेता है तो उसे स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपने किसी को ऑफर दिया, ठीक है, सामने वाले ने उसको बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट कर लिया या बिना किसी अस्वीकार के उसे स्वीकार कर लिया है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। यानी कि भाई आपको उसका प्रपोजल जो था वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, प्रस्ताव को उसकी सभी शर्तों सहित स्वीकार करना ही स्वीकृति होती है। अब आप मान लो आपने प्रपोजल में कोई आपने शर्तें रखी है, ठीक है, और वो बिना किसी ना नुकुर के आपकी सभी शर्तों को मान लेता है। मान लो ए ने बी से कहा कि आप मेरी गाड़ी जो है वो 15 लाख में खरीद लो। ठीक है, ने शर्त रखी कि आपको 15 दिन के अंदर अपनी पूरी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपने उसकी वो 15 दिन की शर्त मंजूर कर ली है तो यानी कि आपने बिना किसी ना नुकुर के उसके प्रपोजल में जो भी शर्तें थी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो वो आपकी स्वीकृति मानी जाएगी। जैसे कि जब वैध प्रस्ताव और स्वीकृति मिल जाते हैं तब एक वैध यानी लीगल अनुबंध का बनता है। ठीक है, यानी जब वैध प्रस्ताव होता है लीगल प्रपोजल और जब स्वीकृति यानी लीगल स्वीकृति मिल जाती है लेकिन लीगल कॉन्ट्रैक्ट का जन्म होता है। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध बन जाता है। अब देखते हैं स्वीकृति संबंधी वैधानिक नियम। स्वीकृति संबंधी वैधानिक नियम वैध स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कुछ कानूनी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे प्रपोजल के अंदर कुछ नियम बनाए गए थे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि हमने 12 नियम बताए थे। ठीक है, तब इसी तरीके से वैध स्वीकृति के लिए भी हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है, उनका पालन करना पड़ता है जो कि न्यायालय द्वारा बनाए गए हैं। पहला है स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त की होनी चाहिए, यानी कि स्वीकृति पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, स्व इच्छा से होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। किसी भी वैध स्वीकृति की सर्वोपरि शर्त यह है कि वे पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए। 1872 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी भी प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित होने के लिए स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए। यदि स्वीकृति में कई नई बातें जोड़ी जाती हैं तो वे आराम से ही प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है,
ऐसी स्वीकृति को सही अर्थों में स्वीकृति ना कहकर उप प्रस्ताव यानी काउंटर प्रपोजल कहते हैं। यानी कि आपने किसी को प्रपोजल दिया और सामने वाले ने उस प्रपोजल में के लिए स्वीकृति देने के साथ में एक शर्त भी रख दी, तो वो स्वीकृति नहीं होगी, वो क्या होगा, वो प्रस्ताव होगा, यानी काउंटर प्रपोजल हो जाएगा। यानी उसने भी आपको एक प्रपोजल दे दिया है किसी तरीके से, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने एग्जाम्पल दिया था कि ए ने बी को गाड़ी बेचने के लिए 15 लाख रुपए का जो ऑफर दिया है और साथ में उसने बोला 15 दिन के अंदर करना। अब जो बी है वो ये कहता है कि ठीक है, मैं 15 लाख रुपए की वो क्या बोलते हैं कीमत दूंगा, लेकिन मैं 15 की जगह पे 1 महीने का अंदर पैसे दूंगा। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, उसने भी एक शर्त रख दी है, तो ये क्या हो गया, काउंटर प्रपोजल हो गया, यानी उसने भी उसको एक प्रपोजल दे दिया है। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट उससे एक्सेप्ट कर लेता बिना किसी शर्त के तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता, स्वीकृति हो जाती। परंतु उसने उसे स्वीकृति ना देकर भी उस पर अपनी एक शर्त रख दी है, तो ये काउंटर प्रपोजल हो गया है, यानी उप प्रस्ताव। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जो मैंने रिटर्न किया है कि ए ने बी के मकान को खरीदने का इस शर्त के साथ प्रस्ताव किया कि वह उस मकान का कब्जा 25 जुलाई यानी उससे पूर्व मिलना चाहिए। अब बी ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा कि वह 1 अगस्त को कब्जा देगा। ठीक है, उसने क्या कह दिया कि वो 1 अगस्त को कब्जा देगा। निर्णय यह हुआ कि ए के प्रस्ताव के लिए वैध स्वीकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्ट स्वीकार नहीं किया है, उसने अपना एक प्रपोजल रख दिया है, अपना एक प्रस्ताव रख दिया है सामने। ठीक है, तो ये हो गया उप प्रस्ताव। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों के समान होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव और स्वीकृति में किसी शर्त पर अंतर है तो ऐसी स्वीकृति अवैध होगी। ठीक है, यानी प्रस्ताव और स्वीकृति के अंदर कोई अगर अंतर है तो वो अवैध हो जाएगी, यानी इनवैलिड हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, स्वीकृति सामान्य और युक्तियुक्त ढंग से व्यक्त की जानी चाहिए। ठीक है, स्वीकृति सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। धारा 7 के अनुसार यदि प्रस्ताव में स्वीकृति की सूचना का कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है तो स्वीकृति किसी भी उचित और प्रचलित ढंग से दी जानी चाहिए। डाक के लिए इसे एक उचित साधन माना जाता है। ठीक, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को पत्र भेजकर कहा कि यदि आप पुस्तक 500 रुपए में खरीदना चाहते हैं तो मुझे सूचित करें। अब बी यदि पत्र, फोन, ईमेल या किसी अन्य सामान्य माध्यम से स्वीकृति दे देता है तो ये वैध स्वीकृति होगी। लेकिन यदि बी बिना बताए मन में ही सोच ले कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। यानी अगर सामने वाले ने आपको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, या आपको बोला है कि आप किसी भी तरीके से मुझे सूचित करें कि आपको ये प्रपोजल जो मैंने दिया है 500 रुपए की बुक का आपको मंजूर है, तो आप मुझे चाहे वो फोन करके, चाहे वो पत्र के द्वारा, चाहे वो ईमेल के द्वारा या किसी भी सामान्य माध्यम से आप स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, कि आपको मंजूर है ये प्रस्ताव मेरा। परंतु अगर आप सिर्फ सोच कर मन में बैठ जाते हैं कि भाई ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ 500 रुपए में, ठीक है मैं किताब ले लेता हूँ, परंतु अगर आप उसको बताते नहीं है किसी भी माध्यम से, यानी प्रस्तावक के पास में वो सूचना नहीं पहुंचती कि आपने उसको स्वीकृति दे दी है, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैध नहीं मान जाएगी। यानी आपकी जो ये स्वीकृति है वो वैध नहीं मानेगी, वो इनवैलिड हो जाएगी, यानी वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। तीसरा है, यदि प्रस्ताव में स्वीकृति की सूचना देने का कोई तरीका निर्धारित है तो स्वीकृति उसी तरीके से दी जानी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अगर आपको प्रपोजल में किसी चीज के लिए बोला गया है, मान लो ए ने बी से बोला कि ठीक कि जो 15 लाख की कार है वो मैं आपको 15 लाख में वो कार बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस कार को आपको मुझे क्या करना है, मेल द्वारा बताना है। ठीक है, कि आपको वो कार लेनी है या नहीं लेनी, तो आपको वो ही माध्यम यूज करना होगा, क्योंकि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न है। वो प्रपोजल आपको दिया गया है कि आपको मेल द्वारा ही बताना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बोल देते थे आपको जाकर बता दीजिए एक को कि भाई मुझे कार का प्रपोजल जो था वो मंजूर है। तो आपको जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से ही आपको अपनी एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति देनी है। धारा 7 के अनुसार यदि प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में ये स्पष्ट कर दे कि वे स्वीकृति केवल बताए हुए ढंग से ही चाहता है तो किसी और ढंग से भेजी गई स्वीकृति प्रभावहीन मानी जाएगी। लेकिन स्वीकृति अपने आप में ही प्रभावहीन नहीं हो जाती है। इस स्थिति में प्रस्तावक का कर्तव्य हो जाता है कि वे स्वीकृति को युक्त समय में अस्वीकृत कर दे। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? ये प्रपोजल देने वाले के ऊपर होती है कि वो समय रहते ही जो स्वीकृति है उसे अस्वीकृत कर दे।
यदि वे ऐसा नहीं करता है तो वो स्वीकृति से बाध्य समझा जाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी से कहा कि यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मुझे ईमेल द्वारा सूचित करें। अब यदि बी ईमेल भेजकर स्वीकृति देता है तो ये वैध स्वीकृति होगी, लेकिन अगर बी केवल फोन पर बता देता है तो ये निर्धारित तरीके का पालन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये निर्धारित तरीके का पालन क्यों नहीं माना, क्योंकि प्रपोजल के अंदर तो ईमेल की बात की गई थी, आपको फोन द्वारा नहीं बताना चाहिए था। हो प्रस्तावक गलत तरीके से दिए गए स्वीकृति एक्सेप्ट पर कोई आपत्ति नहीं करता है तो स्वीकृति भी मान्य यानी वैलिड हो सकती है। यानी आपने अगर मान लो फोन के द्वारा की गई दिए है कि ठीक है, मैं आपकी जो कार है वो मैं 15 लाख में एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसने फोन द्वारा किया है। अब प्रपोजल देने वाले को यानी प्रस्तावक को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश है इस चीज, ठीक है, आपने मुझे फोन से बोला, मैंने आपको मेल से बोला था, पर आपने मुझे अगर फोन से बता दिया तो ठीक है, मैं इसको मानने मानता हूँ, मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आपने मुझे स्वीकृति दे दी है, यानी आपने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वो अनुबंध जो होगा, वो स्वीकृति जो होगी वो वैलिड मानी जाएगी। अब फोर्थ है, स्वीकृति की सूचना केवल स्वीकर्ता या उसके अभिकर्ता द्वारा ही दी जानी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जो कि प्रस्तावक से समझौता करने का इच्छुक है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति से। किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने की जानकारी वही दे सकता है जिसे प्रस्ताव दिया गया है, या कि फिर उसका अधिकृत एजेंट। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को अपनी बाइक बेचने का प्रस्ताव दिया। अब यदि बी का स्वयं कहे कि मैं प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ तो ये वैध स्वीकृति होगी, या फिर बी का कोई अधिकृत यानी जो बी ने अपना कोई एजेंट रखा हो कि ठीक है, अगर मैं बिजी हूँ तो मतलब सी बता देगा आपको जाकर, ठीक है, तो सी अगर सी है बी का अधिकृत प्रतिनिधि ये सूचना देता है कि वह वैध स्वीकृति मानी जाएगी। यानी ठीक है, बी ने जो अपना राइट है, एजेंट है जो, उसको सी को बना रखा है, ठीक है, अगर ए को सी जाके बोल देता है कि बी को जो आपने ऑफर दिया था वो उसे मंजूर है, तो वो भी स्वीकृति मानी जाएगी। परंतु यदि कोई तीसरा व्यक्ति बिना अधिकार के स्वीकृति देता है, मान लो आके ई बोलते हैं कि ठीक है भाई, जो बी है उसने बोल दिया है कि आपकी स्वीकृति, आप जो आपने जो हमें प्रपोजल दिया था वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इनवैलिड होगा, क्योंकि ए बी को जानता है और बी सी को जानता है, ठीक है, और बी ने सी को बोला था, ठीक है, तो जो ई है उसकी जो स्वीकृति है वो मान्य नहीं होगी, इसीलिए वो अमान्य हो जाएगी। अब देखते हैं फिर, किसी प्रस्ताव की स्वीकृति उसमें वर्णित सभी शर्तों की स्वीकृति होती है। यानी कि किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ उसकी सभी शर्तों को स्वीकार करना है। यानी आप जब प्रपोजल देने वाले को सभी शर्तें सुन लेते हैं, मान लेते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं इस चीज के लिए मंजूर हूँ, ठीक है, तो आपको क्या क्या सामने वाला जो प्रपोजल देने वाला है वो क्या मानता है, वो ये मानता है कि जो आपने शर्तें हैं, आपने जो प्रपोजल दिया उसके अंदर जो भी लिखी शर्तें हैं या बोली हुई शर्तें हैं वो आप सब मान ले रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए जो एक्सेप्टेंस है वो सोच समझ के करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं फ्री कंसेंट से आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, कोई आपका प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरीके का प्रेशर है आपके ऊपर या आपको किसी तरीके से फोर्स किया जा रहा है किसी भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो फ्यूचर में जाकर भी वो वैलिड नहीं रहेगा, वो वॉइड हो जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसे इस प्रस्ताव की सभी शर्तें मान्य होगी, केवल कुछ शर्तों को स्वीकार करना वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ शर्तें ऐसी हैं जो न्यायालय ने नीत किए हैं, उनको उन शर्तों को अगर स्वीकार करना वैध नहीं माना जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचूंगा, भुगतान 1 सप्ताह में करना होगा। अगर बी कहता है कि मैं कार खरीदूंगा लेकिन भुगतान 1 महीने बाद करूंगा, तो ये स्वीकृति नहीं है, ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर, हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन यदि बी सभी शर्तें मान लेता है, ठीक है, मैं 5 लाख रुपए में आपकी जो कार है वो खरीदूंगा भी और 1 हफ्ते के अंदर मैं अपनी आपकी पेमेंट भी कर दूंगा, तो यह वैध स्वीकृति हो जाएगी। प्रत्येक स्वीकृति यानी प्रस्ताव स्वीकार करने का मतलब उसकी सभी शर्तों को स्वीकार करना होता है, ना कि केवल कुछ शर्तों को। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसे हम केस से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एग्जाम्पल और केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको कुछ केसेस को फिंगर टिप पे जिस तरीके से रखते हैं वैसे समझ लेना चाहिए। बस नाम में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो उस केस के जो में निर्णय दिया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
तो इसलिए आपको केसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आप जब एक एडवोकेट बनेंगे तो आपके लिए केसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो जब आप केस स्टडी करते हैं ना, तो आप तब जाकर एक बहुत अच्छे एडवोकेट बनते हैं। तो इसीलिए आपकी शुरुआत में ही, अभी आप फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तो अभी से ही आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने जो केसेस है उनको टाइम टू टाइम स्टडी करते रहे, एक कहानी के तरीके से याद कर ले कि भाई इस केस में क्या हुआ था, ठीक है, स्टोरी होती है जिस तरीके से, उस तरीके से। रिच हाइड बनाम रिच, इस बाद में न्यायालय ने कहा था कि उप प्रस्ताव देने से जो मूल प्रस्ताव होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी आपने किसी को प्रपोजल दिया और उसने बदले में आपको प्रपोजल दे दिया, तो क्या हो गया, जो ओरिजिनल जो था, जो जिस पहला जो ऑफर था प्रस्ताव का, वो मूल ऑफर जो प्रस्ताव था वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए मूल ऑफर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिच ने हाइड को अपनी जमीन 1,000 पाउंड में बेचने का प्रस्ताव दिया था। अब हाइड ने क्या कहा कि मैं 900 पाउंड में खरीदूंगा, ठीक है। उसने जो ऑफर दिया था, पहला ऑफर क्या था, 1,000 पाउंड का, ठीक है। अब दूसरे पक्ष ने क्या बोला ना, 950 पाउंड का। यह एक उपप्रस्ताव था। बाद में हाइड ने 1,000 वाले जो मूल प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहा, लेकिन क्या हुआ, उसे रद्द कर दिया गया, उसे मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो पहला ऑफर था वो 1,000 पाउंड का था, ठीक है, लेकिन रिच ने मना कर दिया। इसीलिए जो पहला ऑफर होता है, अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो आपकी स्वीकृति वैलिड होगी। अगर आप उसको अपनी शर्तों के साथ में वापस उसे काउंटर ऑफर देते हैं तो वो प्रस्ताव होगा, और आपको अगर पहला वाला ऑफर स्वीकार करना है तो वो नहीं वैलिड रहेगा, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं 6, किसी प्रश्न के उत्तर मात्र से ना तो प्रस्ताव गठित होता है और ना ही स्वीकृति, ठीक। केवल किसी प्रश्न के उत्तर मात्र से प्रस्ताव या स्वीकृति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अभी से हम समझते हैं केस लॉ से। केस लॉ से हमारा हार्वे बनाम फैसी। 1893 में वादी ने प्रतिवादी को ये तार भेजा था कि क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन बेचेंगे, ठीक है। उसने एक तार यानी मेल, जो लेटर होता है उसके द्वारा भेजा। कम से कम नकद रुपए बताइए। अब उसने क्वेश्चन भी किया कि भाई आप नकद रुपए बता दो कि कितने कम पैसों में आप हमें वो बम्पर हॉल पेन बेचेंगे। प्रतिवादी ने भी तार द्वारा उत्तर दे दिया, बम्पर हॉल पेन का कम से कम मूल्य जो होगा वो 900 पाउंड का होगा, ठीक है। इस पर वादी ने तार द्वारा पुनः सूचना दे दी कि उन्हें बम्पर हॉल पेन 900 पाउंड में खरीदना स्वीकार है, ठीक है। अब प्रतिवादी ने बम्पर हॉल पेन बेचने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उससे कम रेट पूछा था, ठीक है, कि कितने में बेच सकते हैं, ये पूछा था कितने का है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि निर्णय ये हुआ कि प्रतिवादी ने बम्पर हॉल बेचने से मना कर दिया। निर्णय हुआ कि मूल संबंधित पूछताछ उत्तर में बताया गया न्यूनतम मूल्य, उस मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव नहीं था, ठीक है। उसने बोला कम से कम कितना है, अब उसने बेचने की बात नहीं की थी, ठीक है। उसने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया तार द्वारा, ठीक है। तो हार्वे बनाम फैसी में यही निर्णय किया गया था कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। प्रश्न और उत्तर दिए हैं, उसके बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ना ही एक्सेप्टेंस होती है, ना स्वीकृति होती है, ना ही प्रस्ताव दिया जाता है और ना ही उसकी स्वीकृति होती है। 7 है, स्वीकृति स्पष्ट और उपलक्षित हो सकती है। जब स्वीकृति मौखिक या लिखित शब्दों में दी जाती है तो स्पष्ट स्वीकृति कहलाती है। यानी जो आपकी एक्सेप्टेंस है, या तो आप रिटर्न में दे दो या फिर मौखिक रूप से दे सकते हैं। किंतु जब स्वीकृति स्वीकर्ता के आचरण से प्रकट होती है तो ये उपलक्षित स्वीकृति होती है, ठीक है। यानी आपने मौखिक रूप से नहीं बोली है, आपने लिखित रूप से नहीं बोली है, लेकिन आपने किसी आचरण से, वो आपकी जो स्वीकृति होगी वो उपलक्षित हो जाएगी, ठीक है। अभी सब केस लॉ से समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। इसको भी आप स्टोरी के तरीके से याद कीजिए, क्योंकि मैंने भी जो केस लॉ है थे वो सारे के सारे स्टोरी से रिलेटेड किए थे। आई थिंक सो मैंने टॉट में याद किया था ग्रे हेयर वाला, तो वो मुझे एग्जाम तक याद रहा था। इसी तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा। ये केस है कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893। इसमें निर्णय दिया गया था कि प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कार्य करने से प्रस्ताव की स्वीकृति का आभास होता है और ऐसी स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि धारा 8 के अनुसार प्रस्ताव की शर्तों के पालन मात्र से ही उपलक्षित स्वीकृति का होना माना जाता है। अभी कार्लिक बनाम कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी जो थी, उसने एक ऐसी मेडिसिन बनाई थी जिसको खाने से इन्फ्लुएंजा नहीं होता, ठीक है। अब एक लेडी जो थी उसने ये विज्ञापन देख लिया, ठीक है, वही अगर ऐसा है, और उसने कंपनी जो था, कंपनी ने 1,000 पाउंड का जो इनाम भी रखा था कि अगर किसी ने हमारे जो कंपनी की मेडिसिन है वो खाई
तो अगर उसको इन्फ्लुएंजा अगर हो गया उसको, तो वो उसको क्या करेंगे, 1,000 पाउंड देंगे। उस लेडी ने क्या किया, अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट ही समझ लो कर लिया, उसने खा के देखा कि उसकी नियम शर्तें जो भी थी वो उसने फॉलो की और उसने दवाई खाई। दवाई खाने के बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा हो जाने के बाद में वो क्या करती है, वो कंपनी पे केस कर देती है कि भाई मैंने इनकी दवाई जो थी, इन्होंने जिस तरीके से उसमें मेंशन किया था डोज वगैरह सब मैंने लिया, उसके बाद भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, हो गया, तो मैं उस 1,000 रुपए के 1,000 पाउंड की हकदार हूँ, ठीक है। वो केस कर देती है और पक्ष जो निर्णय होता है वो उसी लेडी के पक्ष में आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो विज्ञापन द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट भी जो होता है वो भी मान्य होता है। तो ये विज्ञापन देने वाला प्रस्ताव दे रहा है और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो उस पर अप्लाई कर रहा है, अपनी उन शर्तों को अप्लाई कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। अब एट्थ है मानसिक स्वीकृति, स्वीकृति नहीं होती है। अब मानसिक स्वीकृति से सब सिंपल सी बात है कि आपने किसी चीज को मन में सोच लिया, अब आप सामने वाले को बता नहीं रहे हैं, तो वो जो आपकी एक्सेप्टेंस स्वीकार नहीं होगी, वो स्वीकृति आपकी एक्सेप्टेंस नहीं की जाएगी, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगी। वैधानिक स्वीकृति एक आवश्यक शर्त है, यह कि उसकी सूचना प्रस्तावक को मिल जानी चाहिए। यानी आपने अगर कोई आपको अगर किसी चीज का प्रपोजल मिला है, ठीक है, तो आपको भी सामने से उसे किसी भी तरीके से मौखिक, लिखित या आचरण द्वारा बताना पड़ेगा कि वो आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, आपको स्वीकार है, ठीक है। आप मन में सोच के नहीं बैठ सकते, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। धारा 9 के अनुसार स्वीकृति स्पष्ट और उपलक्षित दोनों प्रकार से दी जा सकती है, ठीक है। किंतु इसके विपरीत ऐसी स्वीकृति जो कि स्वीकारकर्ता प्रस्तावक को शब्दों या आचरण से व्यक्त ना करे और केवल अपने मन में ही ये निश्चय करके बैठ जाए कि उसे प्रस्ताव स्वीकार है, तो ऐसी स्वीकृति को मानसिक स्वीकृति कहेंगे तथा वह एक मान्य संविदा का आधार नहीं बन सकती, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप जो ए ने अपनी 15 लाख की गाड़ी है वो बी को बेचने के लिए बोला था, ठीक है। अब बी बैठ गया है सोच कर के भाई मैं खरीदूंगा। अब वो बी को ए को अपनी स्वीकृति बता ही नहीं रहा, ना वो फोन कर रहा है उसको, ना वो रिटर्न में बोल रहा है, ठीक है, ना वो उससे बोला कि हाँ भाई मैं दूंगा, या ना उसने हाँ में सर हिलाया, वो चुपचाप उठ के वहां से चला गया। अब क्या होगा, अब उसको तो ए को तो यही लगेगा ना कि वो इच्छुक ही नहीं है, तो क्या करेगा, वो अपना ऑफर लेके किसी और के पास चला जाएगा। अब कल को भी उसके ऑफर आके केस कर दे कि भाई मैं तो तैयार था, तो ए को पता कैसे चलेगा भाई कि आपका ऑफर उसे तैयार का है, उसको मंजूर है आपका ऑफर, उसने एक्सेप्ट किया है, नहीं ना। इसीलिए आपको अपनी जो एक्सेप्टेंस होती है, स्वीकृति होती है, वो ओरल, लिखित या उपलिखित रूप से आचरण द्वारा देनी होती है। ये केस लॉ से फेल्ट हाउस बनाम पेंडले का, ठीक है। 1862 में न्यायालय ने कहा था कि साइलेंस कैन नॉट बी अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी अर्थात केवल चुप रहने से ऑफर यानी प्रस्ताव स्वीकार नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस को स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट, बोलना या बताना जरूरी होता है, या तो बोलकर बताइए या लिखकर बताइए या आचरण द्वारा बताइए, ठीक है। अब है सार्वजनिक प्रस्ताव की स्वीकृति सूचित करना आवश्यक नहीं है। प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह या फिर संसार से विज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है। जब प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष से किया जाता है तो स्वीकारकर्ता प्रस्तुतियों के अनुसार उसकी स्वीकृति 3 भिन्न तरीकों अर्थात मौखिक शब्दों, लिखित शब्दों या आचरण द्वारा दे सकता है। किंतु यदि प्रस्ताव विज्ञापन द्वारा सारे संसार से किया जाता है तो ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक नहीं होता है तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसने प्रस्ताव की शर्तों का पालन करना शुरू कर दिया है प्रस्ताव को स्वीकार किए हुए माना जाएगा। ऐसी स्वीकृति को हम उपलक्षित स्वीकृति कहते हैं। अब इससे पहले जो हमने केस डिस्कस किया था कार्बनिक बनाम कार्बोनिक का, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि केस में क्या हुआ था, कार्बनिक बनाम कार्बोनिक स्मोक बनाम कंपनी में 1893 में इस वाद में न्यायालय ने कहा था कि साधारण प्रस्ताव भी वैध होता है। अगर कोई व्यक्ति साधारण प्रस्ताव की सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह स्वीकृति मान लिया जाएगा। विज्ञापन भी कुछ परिस्थितियों में वैध प्रस्ताव माना जाता है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में लोग निकाल देते हैं कि ये बम्पर इनाम है। अब सभी लोग क्या करते हैं, वो जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते, यानी सामने ने प्रपोजल दिया किसी ने न्यूज़पेपर में और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसमें जो लोग होंगे
वो उस पर पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उसको कल को लोग बोल दे कि अब पहुंच जाए वहां जीत जाए और बाद में बोले कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता। 10th है, स्वीकृति नहीं हो सकती है जब तक कि प्रस्ताव का ज्ञान ना हो। मान्य प्रस्ताव की एक आवश्यक शर्त है, ठीक है। यानी जो एक वैलिड जो वो है प्रस्ताव होता है, ये उसकी आवश्यक शर्त है कि उसकी सूचना स्वीकारकर्ता को मिल जानी चाहिए, ठीक है। स्वीकारकर्ता को मिल जानी चाहिए। प्रस्ताव का ज्ञान के अभाव में स्वीकारकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वे उसे स्वीकार या अस्वीकार करे। प्रस्ताव की सूचना किसी भी कार्य, एक्ट या कार्यलोक द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते दूसरे व्यक्ति को उसका ज्ञान करा दिया जाए, ठीक है। अब आपने किसी को प्रपोजल दिया, ठीक है, जैसे एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, वैसे सामने वाले को स्वीकृति प्रपोजल के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब ए ने 15 लाख रुपए की कार सेल कर रहा है, बी, अब बी को पता ही नहीं है कि कार सेल हो रही है, कितने में सेल हो रही है, ठीक है। वो कैसे खरीदेगा, ठीक। तो इसीलिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सामने वाले उसको, एक्सेप्टेंस के लिए सामने वाली पार्टी के पास में उसको प्रपोजल के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसरे व्यक्ति को उसका ज्ञान करा दिया जाए जब तक ये प्रस्ताव उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जाता जिस व्यक्ति के लिए वह किया गया है, तब तक उसे स्वीकार करके संविदा का रूप नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त 1913। इस वाद में क्या हुआ था कि न्यायालय ने कहा था कि प्रस्ताव की जानकारी के बिना किया गया कोई भी स्वीकार्य स्वीकृति मान्य नहीं होगी, ठीक है। यानी आपने किसी को प्रस्ताव दिया, ठीक है, सामने वाले को पता ही नहीं है कि क्या प्रपोजल था, क्या है उसके अंदर, क्या शर्तें थी, तो सामने वाला अपनी स्वीकृति कैसे देगा, ठीक है। अब उसे बाद में पता चल रहा है तो वो बाद में आके उन चीजों के लिए केस नहीं कर सकता ना। तो इस बात में ये हुआ था कि एक नौकर था लालमन शुक्ला नाम का, उसने अपने मालिक के खोए हुए भतीजे को खोजने गया, ठीक है। अब वो जब खोजने चला गया, ठीक, तो मालिक ने सोचा कि भाई वो खोजने तो गया है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही व्यक्ति खोज लाएगा। उसने क्या किया, विज्ञापन निकाल दिया जिसमें उसने उपहार की घोषणा कर दी कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा उसको इनाम मिलेगा। अब इस जो घोषणा की जो थी इंफॉर्मेशन या सूचना कहे, वो जो लालमन शुक्ला को थी वो नहीं थी कि वही इस तरीके का कोई भी ऑफर चला है या इस तरीके की कोई घोषणा हुई है, ठीक है। तो जब उसको पता ही नहीं था, तो वो जब वो बिना उस इनाम की घोषणा की वो मालिक के भतीजे को ढूंढ के लेके आ गया। अब जो वो मालिक के भतीजे को ढूंढ के लेके आ गया, फिर वो जाके कोर्ट में दावा करता है, ठीक है। वो दावा ये करता है कि भाई जो भतीजे को ढूंढ के लाने का इनाम था वो तो मुझे दिया ही नहीं गया मेरे मालिक द्वारा। तो न्यायालय ये बोलता है कि आपको पता था कि भाई आपके मालिक ने अपने भतीजे के लिए कोई इनाम रखा था, तो वो बोलता नहीं। तो नहीं था तो यानी आपको प्रपोजल की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। जब आपको प्रपोजल की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो आप उसे स्वीकार कैसे करते, और स्वीकार नहीं करते तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता है, कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं बनती है, ठीक। इसीलिए जब तक ये प्रपोजल देने वाला प्रपोजल की सूचना स्वीकारकर्ता को पता है ना हो, तो स्वीकार कैसे करेगा। तो तो उसने प्रपोजल तो दिया उसके मालिक ने, लेकिन दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी। तो प्रपोजल की नॉलेज भी होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिना प्रस्ताव की जानकारी के किया गया कोई भी स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, इसलिए लालमन शुक्ला इनाम पाने का हकदार नहीं है। तो हमारी आज की जो ये स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस की वीडियो थी वो यहाँ खत्म होती है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।